प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एकांकी संचय की एकांकी 2, जिसका नाम है बहू की विदा। ये बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी के द्वारा लिखित है और ये बहुत ही अच्छी एकांकी है। इस एकांकी को पढ़ने के बाद आपको समाज की एक कड़वी सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। तो जी हाँ विद्यार्थियों, हमारे समाज में वैसे तो अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन उनमें एक जो प्रमुख बुराई है जिसे हम अपने सभ्य समाज का कोड भी कहते हैं, उसका नाम है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है कि तमाम कानूनों के बावजूद भी आज हम लोग इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर हुआ है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी अभी इतना बदलाव नहीं हुआ है कि हम यह कह सकें कि यह समस्या अब हमारे समाज में नहीं है। तो इस एकांकी में आप जानेंगे इस समस्या का सजीव चित्रण। तो कहानी को आरंभ करने से पहले मैं आपको एकांकीकार का परिचय ज़रूर दे देना चाहता हूं। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि श्री विनोद रस्तोगी का जन्म 1923 यानी 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा, आरंभिक का मतलब होता है जो हम लोग शुरुआत में प्राइमरी एजुकेशन ये है। तो आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानपुर में रहकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी में एमए किया। ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद में कार्यरत रहे। अब तक आपके कई उपन्यास तथा कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन शैली की समस्याओं का बखूबी चित्रण हुआ है। अब हम इनके बारे में जानने के बाद जान लेते हैं कि कहानी के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो जीवनलाल हैं, जो कि एक धनी व्यापारी हैं। इनकी अवस्था एकांकी के अनुसार 50 वर्ष है। राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी है, इनकी अवस्था 46 वर्ष है, 46 ईयर्स। रमेश हैं, ये जीवनलाल का पुत्र है, जिनकी अवस्था 22 ईयर्स यानी 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है, जिनकी अवस्था 19 वर्ष 19 ईयर्स है। प्रमोद जो कि कमला का भाई है, जिनकी अवस्था 23 ईयर्स है। अब हम बात कर लेते हैं इस कहानी की। तो इस जो एकांकी है, इस एकांकी में है ये कि कमला नाम की एक लड़की होती है। तो कमला नाम की जो लड़की है वो क्या है कि उसकी शादी हो जाती है। उसका भाई है प्रमोद। तो शादी के बाद जब वह पहली बार अपनी बहन की विदा कराने के लिए उसके ससुराल जाता है, तो उसके ससुराल में जीवनलाल जो हैं, उनके ससुर जो हैं कमला के, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी बहू की विदा नहीं करेंगे। तो जो प्रमोद है कमला का भाई, वो कहता है कि भाई ऐसा क्या हो गया है, और अभी इनकी शादी हुई है, तो पहला सावन है। ये तो पहला सावन तो लड़कियां शादी के बाद अपने मायके में ही मनाती हैं, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं भाई दुख क्या है आपको। तो वो कहते हैं कि आपने हमें पूरा दहेज नहीं दिया। तो प्रमोद कहता है कि हमने तो अपनी हैसियत के मुताबिक आपको बहुत दहेज दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको दहेज नहीं दिया। ये बात सुन करके जीवनलाल और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम कल के छोकरे मुझसे जुबान लगाते हो, मुझसे ऐसी बात करते हो। तो फिर वो उदास हो जाता है प्रमोद थोड़ा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और कहता है कि आखिर आप बात बताइए। तो वो ये कहता है कि आपने दहेज तो दिया ही नहीं, और साथ में हमारे बारातियों का भी स्वागत अच्छे से नहीं किया। इस वजह से मेरे दिल पर जख्म हो गया है, और उस जख्म की जब तक मरहम नहीं लाओगे, मैं अपनी बहू की विदा नहीं करूँगा। तो प्रमोद कहता है कैसा जख्म। तो वो कहता है कि भरे समाज में तुम्हारी वजह से
मेरी इज्जत खराब हुई है और उस जख्म की जो मरहम है वो है 5,000 रुपये। आप 5,000 रुपये लाओ तो हम विदा कर देंगे। जब ऐसी बात होती है तो कमला परेशान हो जाती है और लेकिन थोड़ी देर के बाद जीवनलाल क्या होता है, चला जाता है। तो कमला उससे मिलने आती है और कमला समझदारी का परिचय देते हुए कहती है कि भैया आप जाइए और आप जो है कि मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं यहीं अपना सावन मना लूँगी, क्योंकि जो मेरी ननंद है गौरी, जिसे अभी रमेश जी लेने गए हैं, वो बहुत अच्छी है, तो मैं उसके साथ मना लूँगी सावन। आप जाइए, माँ को समझा देना कि अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं नहीं आ सकती। लेकिन प्रमोद कहता है कि नहीं बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे चाहे अपना घर बेचना पड़े लेकिन मैं तुम्हारी विदा ज़रूर कराऊँगा। तो वो समझाती है कि नहीं, अभी तुम्हें छोटी बहन की भी शादी करनी है और तुम अगर अपना घर बेच कर दहेज दोगे, दहेज के 5,000 रुपये दोगे तो क्या होगा परिवार का। तो वो समझता है। थोड़ी देर के बाद होता यह है कि जीवनलाल की जो पत्नी है राजेश्वरी, वो आती है और वो कहती है कि वो तो ऐसे ही हैं, उनकी बातों में मत आना, तुम बेटा ये मुझसे 5,000 रुपये ले लो और उनके हाथ में रख कर बोलो कि ये लो पैसे और विदा कर दो। लेकिन वो कमला मना कर देती है और फिर इसके बाद होता यह है कि थोड़ी देर में जीवनलाल भी आ जाता है। तो राजेश्वरी अपने चली जाती है। राजेश्वरी भी समझाती है कि ये सब गलत है, हमारी भी तो बेटी है, अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा। लेकिन वो नहीं समझते, वो कहते नहीं, हम तो बगैर 5,000 के लिए ऐसा विदा नहीं करने वाले। फिर होता यह है थोड़ी देर के बाद फिर रमेश आता है। कहानी के एकांकी के अंत में रमेश आता है। तो रमेश उदास चेहरा लिए हुए है और वो कहता है कि उन्होंने गौरी की, जो गौरी कौन है, गौरी रमेश की बहन है, यानी जीवनलाल की बेटी है, तो गौरी की विदा नहीं की ससुराल वालों ने। तो ये जानकर के जीवनलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कैसे विदा नहीं की, हमने तो उनको इतना दहेज दिया, उनकी औकात ही क्या है। तो ऐसी बातें सुनकर के प्रमोद और रमेश दोनों शांत हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद होता ये है कि जीवनलाल को इस बात का एहसास होता है कि आज जैसा मुझे महसूस हो रहा है वैसा ही तो कमला की माँ को महसूस हो रहा होगा, तो ये गलत है। तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू की विदा कर देते हैं। तो ये थी एकांकी जिसके बारे में आपने जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी के बाद अब मैं आपको कल एकांकी 3 जिसका नाम है मातृभूमि का मान लेकर आऊँगा। आप जिसे ज़रूर समझिए और उससे भी आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो आप केवल देखिएगा, वीडियो में जो कंटेंट हैं उन्हें आप नोट करने की बिल्कुल कोशिश मत करें, क्योंकि मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जो भी वीडियो दूंगा तो वीडियो से संबंधित आपकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दूंगा, जो आपको PDF या इमेज के ज़रिए आपको क्लास वर्क वाले कॉलम में मिल जाएगी। धन्यवाद।